तो हमने आपको लास्ट क्लास में वो बता दिया था कि सिंपल और कंपाउंड एपिथेलिया क्या होता है ना? दोनों के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? हमने बता दिया था आपको ये चीज कल वाली क्लास में, है ना? अब मैं बता रहा हूं, देखो। टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलिया कहते हैं। साउंड सबको ऑडिबल है? बेटा, मेटाजेनेसिस मैंने क्या बताया था कि मेटाजेनेसिस वहीं पे होता है। मेटाजेनेसिस वहीं पे होता है जहां पॉलिप मेडुसे होता है, और पॉलिप मेडुसे का स्ट्रक्चर केवल हाइड्रोजोआ में मिलता है, जिसमें ओवेलिया भी आता है, फाइसेलिया भी आता है। इवन हाइड्रा में मेटाजेनेसिस नहीं होता, क्योंकि हाइड्रा केवल पॉलिप होता है। अरे जहां पॉलिप मेडुसे दोनों होगा वहीं तो मेटाजेनेसिस होगा। तो एंथोजोआ में नहीं होता, स्काइफोजोआ में नहीं होता, और सारे हाइड्रोजोआ में भी नहीं होता। हाइड्रा में मेटाजेनेसिस की बात नहीं करते, क्योंकि वहां केवल पॉलिप स्ट्रक्चर होता है। एक ही तरह का वहां पर मॉर्फोलॉजी मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए लेट्स सी टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलिया। पहले ये होता क्या, देखो एक टर्म यूज करते हैं, देखो ए सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया कहते हैं। देखिए सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया ये क्या है, देखिए पहले आप। जैसे मान लो ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और इसके ऊपर एक काफी थिन साइज का, काफी थिन पतला सा सेल्स का देखो लाइनिंग है। देखिए ऐसे फ्लैट सेल्स हैं, देखो देखिए। तो ये तो नीचे हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ऊपर देखो ये फ्लैट सेल्स का लाइनिंग होता है। ये एक तरह का, इसको पेवमेंट एपिथेलिया भी कह देते हैं। सेल्स का थिकनेस ज्यादा नहीं होता, बहुत पतला ये लेयर होता है सेल्स का। यहाँ पर फ्लैट सेल्स कहते हैं इसके अंदर, देखिए। तो सेल्स का थिकनेस बहुत कम है इसमें। इस तरह के एपिथेलिया को पेवमेंट एपिथेलिया भी कह देते हैं। और आपको पता है कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया उस चीज में बढ़िया होगा जहां पर फिल्ट्रेशन या एक्सचेंज की बात करते हैं। जितना पतला होता है उतना बढ़िया होता है उसके लिए। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स में अवेलेबल होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि whenever we talk about the gaseous exchange और filtration of blood, फिल्ट्रेशन में, एक्सचेंज में ये अच्छा होगा क्योंकि ये थिन होता है ना। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया की बात करें तो ये एक्सचेंज में बेनिफिट करता है, एक्सचेंज वाले पार्ट में और फिल्ट्रेशन वाले पार्ट में। एक्सचेंज एंड फिल्ट्रेशन, आपको पता है कि एक्सचेंज आपके एल्वियोलाई में होता है, और फिल्ट्रेशन ये वुमेन्स कैप्सूल में होता है। वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। आपको अगर डायग्राम याद हो, देखिए ऐसे, जैसे मान लो ये हमारा एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है ऐसे, और नीचे ये देखो ब्लड वेसल होगा, देखो ऐसे। तो ये जो एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन है, यहां भी देखिए अगर आप, तो यहां भी ये थिन लाइनिंग है, देखो सेल्स का, देखिए ऐसे। और ये जो नीचे आप ब्लड वेसल देख रहे हैं, यहां भी देखो ये थिन लाइन होता है सेल्स का, देखिए। तो आप ये देखिए कि ब्लड वेसल्स का भी जो लाइनिंग होता है, देखिए ऐसे। तो देखो
यहां तो ब्लड फ्लो कर रहा है, देखिए, तो ये हमारा ब्लड वेसल है, ये आपका ब्लड वेसल है, और ये एल्विलाई है। और इन दोनों को, अब आपको पता है कि ऑक्सीजन, जो जो ऑक्सीजन आपके एल्विलाई में प्रेजेंट है, वो इसे क्रॉस करके नीचे आता है, CO2 इसे क्रॉस करके ऊपर जाता है ब्लड से। तो इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे बताओ? इन दोनों को अगर आप कंबाइंड फॉर्म में देखें तो ये भी सिंपल स्क्वामस है, ये भी सिंपल स्क्वामस है, देखो। और इस स्ट्रक्चर का नाम है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बैरियर कहा जाता है। तो ब्लड वेसल्स के इस लाइनिंग को ही एंडोथेलियल लाइनिंग कहा जाता है। और ये भी किसका बना होता है बताओ? ये भी बना होता है, ये भी बना होता है किसका बताओ? सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया का। मतलब एल्वेलाई के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर दोनों को क्रॉस करके ही तो गैसेज एक्सचेंज होता है। तो दोनों के मेम्ब्रेन को मिलाकर क्या बोलते हैं बताओ? इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बैरियर। गैसियस एक्सचेंज जिसके थ्रू होता है, तो आरएमबी इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बैरियर, जिसमें डबल स्क्वामस लेयर होता है, एक एल्विलाई का और दूसरा ब्लड वेसल का। ब्लड वेसल के स्क्वामस लाइनिंग को भी क्या बोलते हैं? उसी को एंडोथेलियल लाइनिंग भी कहा जाता है। इनर मोस्ट लेयर होता है ब्लड वेसल का, देखो ये क्या होता है बताओ? इसको इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल कहा जाता है। तो ये हो गया एक्सचेंज की बात करके, देखो हमने। समझ में आ गया सबको? क्लियर है यहां तक? हाँ भाई, समझ में आ रहा है? तो gaseous exchange across the respiratory membrane barrier contains two layers of squamous epithelia, एक एल्विलाई का और दूसरा ब्लड वेसल का। एक और देखिए यहां पर, सपोज करो ये वुमेन्स कैप्सूल है, देखिए ऐसे, ये वुमेन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर है, और आपको पता है यहाँ टफ्स होते हैं वैसे ही। देखो ये मान लो ये ग्लोमेरुलस है, देखिए। तो आपको ये पता है कि ग्लोमेरुलस के अंदर भी, देखिए यहां तो वही लाइनिंग है, देखो स्क्वामस लाइन, देखिए ऐसे। और यहां देखो वुमेन्स कैप्सूल का जो वॉल होता है, देखिए ऐसे, ये भी सिंपल स्क्वामस होता है। तो वुमेन्स कैप्सूल का ये जो लेयर है, ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया है। और ये वाला पार्ट भी क्या बताओ? ये भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया होता है। और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं बताओ? इसे कहते हैं FMB, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बैरियर कहते हैं। और याद रखिएगा, इसी सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया के सेल्स को पोडोसाइट्स भी कहा जाता है। थोड़ा पोरस होता है, इसमें पोर्स होते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया के जो सेल्स होते हैं इसमें वुमेन्स कैप्सूल के वॉल में, उसको पोडोसाइट्स भी कहते हैं। ये पोडोसाइट्स कहां मिलता है बताओ? तो पोडोसाइट्स मिलता है वुमेन्स कैप्सूल के इनर वॉल में। डबल कहते हैं कप, डबल वॉल कप जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये दो वॉल है, देखो इसका, एक ये बाहर का पार्ट है, देखिए ऐसे ही वाला, देखो आउटर वॉल है, देखो ये वुमेन्स कैप्सूल का, और ये इसका इनर वॉल होता है।
और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं बताओ? ग्लोमेरुलस के वॉल को और वुमेन्स कैप्सूल के वॉल को मिलाकर क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बैरियर। और ये क्या करेगा बताओ? ये करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड प्लाज्मा का जो फिल्ट्रेशन होता है ये इसके क्रॉस होता है। तो जहां भी आप एक्सचेंज की बात करते हैं, है ना, जहां भी आप फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, वहां का लेयर पतला होना चाहिए, और पतला तभी होगा जब वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम हो। समझ में आ गया बच्चों? एक और बता दूं मैं आपको, देखिए, जैसे मान लो अगर आप सीलोम की बात करते हैं, देखिए ऐसे, तो मैंने बताया था कि ये अगर आपका एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है, गट है, तो गट के अंदर जो दोनों तरफ आप देखिए, अगर ये सिलोमिक लाइनिंग है, देखिए, देखो, ये जो देख रहे हैं आप, जिसको मीजोथेलियम भी कहते हैं, मीजोथेलियम, इसी को पेरिटोनियल लाइनिंग भी कहते हैं। और ये बना होता है किसका बताओ? ये बना होता है किसका? सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया कहते हैं। तो सिलोमिक कैविटी की जो लाइनिंग होती है, देखो, सिलोम की जो लाइनिंग होती है, देखो, ये क्या है बताओ? ये कैविटी क्या हो गया? ये सिलोम होता है। तो सिलोम के दोनों तरफ जो लाइन होता है उसी को पेरिटोनियल लाइनिंग कहते हैं। इसी को मीजोथेलियम भी कहा जाता है। और ये भी किसका बना होता है बताओ? ये भी बना होता है किसका? सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया का। समझ में आ गया सबको? तो ये मैंने डिस्कस कर लिया फर्स्ट टाइप। पहला टाइप था जिसका नाम था सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया, जिसको पेवमेंट एपिथेलिया भी कहते हैं। फ्लोर टाइल्स जैसा होता है स्ट्रक्चर इसका, पेवमेंट कहते हैं उसको। चलिए आगे देखते हैं। सबने बना लिया इसको? लिख लिया सबने इसको? इसको मिटा दूं अब यहां से? देखो, टाइप बी, जिसे कहते हैं सिंपल कुबॉइडल, सिंपल कुबॉइडल एपिथेलिया कहता है। ये क्या है देखिए, सिंपली कहते हैं, देखो, इसमें जो सेल्स का हाइट है वो स्क्वायर शेप के सेल्स होते हैं। वैसे क्यूब लाइक सेल्स है, देखो, है ना, स्क्वायर की तरह होता है सेल्स का स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं सिंपल कुबॉइडल एपिथेलिया। और यही पर मैं और बता दूं, देखो, जैसे बी ए हो गया, सी देखो कैसा होता है स्ट्रक्चर, इसी का थोड़ा मॉडिफिकेशन है वो। यहां पे ऐसे लगा दो सीलिया, ये थ्रू सीलिया होता है, देखो ऐसे। या फिर एक और मैं बता दूं आपको यहीं पर, ये डी हो गया, देखो, यहां पे इस तरह का आप बना दीजिए इन्वेजिनेशन। देखो,
ये इसका ही दो मॉडिफिकेशन है। अगर ये सिंपल कुबॉइडल है तो इसे कहते हैं सिलिएटेड कुबॉइडल, इसे कहते हैं सिलिएटेड कुबॉइडल कहते हैं, क्योंकि सीलिया यहां पर होता है। ये देखो सीलिया है इसके ऊपर, और ये देखो इसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर, इसे ब्रश बॉर्डर कुबॉइडल एपिथेलिया कहा जाता है। और इसके ऊपर ये जो देख रहे हैं आप, इसे माइक्रो कहते हैं, माइक्रो विलाई कहते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि ये कहां कहां अवेलेबल है, बी कहां पे होता है, सी कहां पे होता है और डी कहां पे होता है। तो ये याद रखिएगा जैसे सिंपल कुबॉइडल ये कहां कहां होता है, देखो जैसे लिखा जाता है जर्मिनल लाइनिंग ऑफ ओवरी, किडनी ट्यूब्यूल्स में और लेंस ऑफ द आई वगैरह में मिलता है। लिख लो जर्मिनल लाइनिंग ऑफ ओवरी, किडनी ट्यूब्यूल्स में, लेंस ऑफ द आई में, और जो अब देखो एक चीज याद रखिएगा कि सीलिया का काम हमेशा मूवमेंट के लिए होता है। किसी चीज को अगर कहीं फेंकना हो, कहीं किसी चीज को फेंकना हो, वहां सीलिया होता है मूवमेंट के लिए। किसी चीज को मूव कराना वहां सीलिया होगा, है ना। तो याद रखिएगा, जैसे अगर आप देखें, देखो जैसे मान लो ये आपका ट्रैकिया का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, और ट्रैकिया आप जानते हैं नीचे आकर ऐसे ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, और ब्रोंकाई फिर ऐसे देखो पढ़ा होगा आपने, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई वगैरह बनता है, इसके ब्रांचेज वगैरह होते हैं, ऐसे देखिए, है ना। तो देखो अगर आप देखें इसमें, तो ये जो ट्रैकिया का पार्ट होता है, ट्रैकिया में जो आपका लोअर ब्रोंकाई का पार्ट है, अपर ब्रोंकाई में थोड़ा कॉलमनर शेप का होता है, अगर देखेंगे आप ऐसे, तो इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है ऐसा, देखिए इसमें सीलिया लगा होता है, तो ये तो कॉलमनर होता है। बट आप जब आएंगे देखिए ब्रोंकाई वगैरह में, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में, तो यहां मिलता है सिलिएटेड कुबॉइडल। देखो एक चीज याद रखना, नहीं किडनी टिब्यूल्स मतलब इनिशियल पार्ट में होता है, किडनी टिब्यूल्स सभी टिब्यूल्स में नहीं होते, वहां ब्रश बॉर्डर होता है। जो अपर पार्ट होता है जहां पे, जहां से टिब्यूल का इनिशिएशन है, लिमिटेड पार्ट में होता है, मोस्टली तो ब्रश बॉर्डर कहते हैं वहां पर। तो देखो ट्रैकिया से लेके अगर आप देखेंगे एल्वियोलाई तक, देखो एक पार्ट याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर आप देखेंगे कि ट्रैकिया से स्टार्ट करो और आप जाइए एल्वियोलाई तक, तो कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स हैं। जैसे ट्रैकिया में इनिशियली सेल्स का हाइट थोड़ा बड़ा होता है, फिर हाइट थोड़ा घटेगा, घटता जाएगा, फिर ये पूरा का पूरा क्यूब शेप में आ जाने को, फिर घटेगा, देखो ऐसे ही, और फाइनली ये बिल्कुल एल्वियोलाई में आते आते कैसा हो गया बताओ, पतला हो गया। मतलब ये है कि ट्रैकिया से लेके एल्वियोलाई तक जो सेल्स का थिकनेस है वो घटता जा रहा है। स्टार्ट होता है ये कॉलमनर से, फिर आगे ये कुबॉइडल हो गया, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद वो कि बिल्कुल
थिन हो जाता है, वो एल्वियोलाई वो स्क्वामस हो जाएगा, देखो ये। और ये भी याद रखिएगा कि इनिशियल पार्ट में सीलिया बहुत ज्यादा होता है, फिर ये घटेगा, देखो, और बाद में फिर ये खत्म ही हो जाता है, देखो ये। तो नंबर ऑफ सीलिया घटता चला जाता है, नंबर ऑफ सीलिया इनिशियल पार्ट में ज्यादा होता है, फिर सीलिया घटेगा, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद कोई सीलिया नहीं होता, और जो म्यूकस सिक्रीट करने वाले सेल्स होते हैं उसका भी नंबर कम होता चला जाता है। इनिशियल पार्ट में म्यूकस ज्यादा बनता है डस्ट वगैरह को रोकने के लिए, तो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स ये घटता जाएगा, सेल्स की हाइट घटती जाएगी, और नंबर ऑफ सीलिया भी घटता चला जाता है फ्रॉम ट्रैकिया टू एल्वियोलाई। याद रखना है इसको। तो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में क्या मिलेगा आपको? सिलिएटेड कुबोइडल एपिथेलिया। समझ में आ गया बच्चों? तो मैंने क्या बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया से लेके एल्वियोलाई तक क्या क्या हो रहा है? सेल्स की हाइट घटती जा रही है, नंबर ऑफ सीलिया भी कम होता चला जा रहा है, और जो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं इसका भी जो नंबर है ये क्या होगा? घटता जाता है फ्रॉम ट्रैकिया टू एल्वियोलाई। क्लियर? तो ये है सिलिएटेड कुबोइडल, जहां सीलिया, और सीलिया का काम क्या होता है बताओ? आपकी बुक में लिखा भी दिया है, ये सीलिया जो होता है, एक ऑप्शन दिया गया है, टू पास म्यूकस आउट टुवर्ड्स फेरिंग्स। है ना? अगर मान लो सीलिया का बीट होगा, सीलिया मूव करेगा, तो जो डस्ट वगैरह आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आया है वो उसको रोकता है, डस्ट को वो सीलिया क्या करेगा? वो ट्रैप करता है म्यूकस के साथ, और सीलिया मूव करेगा तो उसको बाहर फेंक देगा टुवर्ड्स फेरिंग्स। वो लंग्स के अंदर नहीं जाएगा, एल्विलाई की तरफ नहीं जाएगा वो। तो ये आपके गाइड में क्वेश्चन भी है कि सीलिया का जो मूवमेंट है ये मूवमेंट किधर की तरफ होता है? ये म्यूकस को बाहर फेंकता है टुवर्ड्स फेरिंग्स, ताकि डस्ट वाला जो म्यूकस है वो आपके एल्विलाई तक ना पहुंचे, इन्फेक्शन ना हो आपके लंग्स में। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है। समझ में आ गया बच्चों? और अब देखो, जहां पर कहते हैं सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए रीएब्जॉर्प्शन के लिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, वहां ब्रश बॉर्डर होगा। माइक्रोविलाई अलग चीज है, माइक्रोविलाई मेम्ब्रेन का ही एक आउटफोल्ड होता है ये, है ना? अब इरेगुलर क्यों है, ये स्ट्रक्चर है इसका, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता कि इरेगुलर क्यों होता है। थोड़ी ये थिन से होते हैं, थोड़ा फ्लैट शेप का होता है, इसकी वजह से भी होता है। ठीक है, बाउंड्री इरेगुलर है, बस याद कर लीजिए, हर चीज का कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ठीक है, और देखो, तो ब्रश बॉर्डर का जहां पर स्ट्रक्चर है वो वहां पर होगा जहां पर आपको सरफेस एरिया बढ़ाना हो। और सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा बताओ? जब उसके बाउंड्री पे क्या होगा? माइक्रोविलाई होगा। और याद रखिएगा, ब्रश बॉर्डर जो कुबोइडल होता है ये बेसिकली कहते हैं मोस्ट ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल में मिलता है, मोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल में लगता है, मोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल, मतलब पीसीटी वगैरह में होगा, डीसीटी में होगा, कलेक्टिंग डक्ट में होगा, है ना? किस लिए? रीएब्जॉर्प्शन के लिए, फॉर बेटर रीएब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया ज्यादा कर देता है। तो पीसीटी में, डीसीटी में, कलेक्टिंग डक्ट में मोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल, क्योंकि इनिशियल पार्ट में सिंपल कुबोइडल भी होता है, बट मोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल में क्या मिलेगा आपको? ब्रश बॉर्डर कुबोइडल एपिथेलिया कहते हैं इसको।
तो जहां पे रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हैं आप, रीएब्जॉर्प्शन के लिए आपको ज्यादा सरफेस एरिया की जरूरत है। समझ में आ गया सबको? अभी रुक जाओ, फिलिपियन ट्यूब बाद में आएगा, इसको मिटा दें यहां से अब, इन तीनों को। तो BCD टाइप हो गया, ठीक है। अब यहां देखो, अब मैं बता रहा हूं आपको ई टाइप। यह है सिंपल कॉलमनर कहते हैं, देखो इसको सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। समझ में आ गया स्ट्रक्चर आपको? देखिए इसमें अगर देखें अगर आप, तो सेल्स रेक्टेंगल के शेप में होता है, हाइट ज्यादा होता है इसका सेल्स, और न्यूक्लियस का जो पार्ट है वो बॉटम की तरफ होता है। बैलेंस के लिए मतलब आप सीजी की बात करेंगे तो न्यूक्लियस मिडिल में नहीं होता, न्यूक्लियस टुवर्ड्स वेस्टर्न मेम्ब्रेन होता है। ये है सिंपल कॉलमनर। इसी का देखो, देखिए अगर मैं ऐसे बना दूं इसको, अगर और यहां लगा दो सीलिया, देखिए तो ये हो गया एफ टाइप, एफ, और इसका नाम क्या हो गया? सिलिएटेड कॉलमनर हो जाएगा, देखो ये, है ना। और एक और बता दूं मैं, देखो कैसे इसमें, देखिए यहां पे ऐसे लगा दो माइक्रोविलाई, अब देखो तो ये है सिंपल कॉलमनर, ये हो गया सिलेटेड कॉलमनर, और इसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर कॉलमनर कहा जाता है। ये हो गया एफ, ये हो गया जी, है ना। और कौन सा पार्ट कहां पर अवेलेबल है, देखो जिसमें अगर मोस्टली देखा जाए, अगर आप ऐसे देखें कि ये जो इसमें आप देखिए, ये जो सिंपल कॉलमनर वाला पार्ट है, ये मिलता है आपका मोस्ट ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इवन जो कहते हैं म्यूकोसल लाइनिंग जो होता है, म्यूकोसल लाइनिंग जो होता है, ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया का पार्ट होता है। समझ में आ गया बच्चों? जहां से इवन ग्लैंड्स वगैरह भी देखते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह है या इंटेस्टिनल ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, ये इसी से बनता है। जो सिलेटेड कॉलमनर है, देखो ये मिलेगा आपको लोअर ट्रैकिया में, लोअर ट्रैकिया में मिलता है, और मिलता है फैलोपियन ट्यूब में। सिलिएटेड कॉलमनर जानते हैं आप, फैलोपियन ट्यूब में ओसाइट्स को आगे बढ़ाना होता है टुवर्ड्स फैलोपियन, टुवर्ड्स द फंडिंग पार्ट ऑफ यूट्रस, है ना। मतलब जो एम्पलरी स्टमच जंक्शन तक ओसाइट जब आएगा, तो वहां पर लाने के लिए सीलिया का मूवमेंट वहां पर होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो सिलिएटेड कॉलमनर कहां मिलेगा? फैलोपियन ट्यूब में, और लोअर ट्रैकिया में मिलता है।
और जो ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर है, ये देखो, ये मिलता है इलियम में, ये मिलता है जेजुनम में, और ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहा जाता है। तो देखो, ब्रश बॉर्डर सिलिएटेड, ब्रश बॉर्डर कुबॉइडल की बात करेंगे तो किडनी टिब्यूल की बात कर रहे हैं, यहां रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। जब आप ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर कहते हो तो इसमें इलियम और जेजुनम की बात करते हैं, जहां एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। दोनों में फर्क है, एक रीअब्जॉर्प्शन है, एक एब्जॉर्प्शन है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये हो गया EFG, मतलब ये जी टाइप हो गया। देखो अब इसमें एक और है, देखो ये लिखिए आप लोगों ने, ठीक है, तो लिखिए इसको। अब देखो इसमें एक और टाइप है, एच कह सकते हैं आप इसको, इसे कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलिया कहते हैं। और ये जो होता है देखो, ये सिलिएटेड भी होता है और ये नॉन सिलिएटेड भी होता है। ये क्या है देखिए, अगर मान लो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है और इसमें जो सेल्स का हाइट है वो एक जैसा नहीं है, कुछ लार्ज साइज के सेल्स हैं, मतलब इरेगुलर तरह का होता है। देखो सेल्स का जो हाइट है वो, और न्यूक्लियस का पोजीशन भी ऊपर नीचे होगा, देखो इसमें, है ना। तो आप देखिए सेल्स तो एक ही लाइन में है ना, सिंगल लाइन है, बट ऐसा एपियर होता है कि मल्टीपल लाइन में। तो एपियरेंस, जो सेल्स का जो हाइट होता है, इरेगुलर हाइट है। देखो एक सीक्वेंस में हाइट नहीं होता, ऊपर नीचे होता है। तो इट लुक लाइक यू नो स्ट्रेटिफाइड लगता है, स्ट्रेटिफाइड लगता है, बट होता है तो ये सिंपल ही है। ये विद सीलिया भी होता है, विदाउट सीलिया भी होता है। अगर आप विद सीलिया की बात करेंगे, सिलिएटेड की बात करेंगे आप, तो अपर ट्रैकिया मिलता है, और जो नॉन सिलिएटेड होता है देखो इसमें, ये मिलता है एपिडाइमिस वगैरह में। मेल यूरेथ्रा वगैरह में मिलता है। ठीक है बच्चों, तो अपर ट्रैकिया, वहां पे मिलेगा आपको सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमनर। देखो कितना बड़ा नाम है, सीडो, मतलब सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलिया, ये अपर ट्रैकिया में मिलता है। बेटा फंक्शन कुछ नहीं है, कुछ हो, देखो होता क्या है कि ये जो अपर पार्ट है, जैसे यहां सीलिया लगा दूंगी, तो ये जो छोटे वाले सेल्स होते हैं, देखो जो छोटे साइज के सेल्स होते हैं, ये सिक्रीट करता है म्यूकस। देखो ये बनाएगा म्यूकस और ये उसको रोकता है, तो सिक्रीशन का काम यहां से होता है और सीलिया उसको बाहर फेंकता रहता है, उस डस्ट वाले पार्ट को। समझ में आ गया? तो जो छोटे साइज वाले सेल्स होते हैं ये सिक्रीट करता है, ये बनाता है म्यूकस, और जो सीलिया होगा अपर वाला वो मूव करता रहता है, वो डस्ट को पकड़ के उसको बाहर फेंकता रहता है। समझ में आ गया? तो ये मैंने बता दिया ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलिया। अब मैं बता रहा हूं आपको टाइप्स ऑफ
compound epithelia. Now I'm discussing about types of compound epithelia. अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में, स्ट्रेटिफाइड के बारे में। ये लिख लिया सबने? चलिए देखिए, देखो कंपाउंड के भी जो टाइप्स होते हैं, देखिए इसे देखो, मान लो ये क्या होता है, देखो पहले समझो, पहले इसको, इसी को आप स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया भी कहते हैं। ऐसा कोई नहीं होता, एपिथेलिया में कोई फ्लैजिला नहीं होता। अरे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कुबॉइडल बोला था, और क्या PSCCE का मतलब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कुबॉइडल, या सॉरी कॉलमनर एपिथेलिया कहता है इसको। अब देखो, जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर बना हुआ, देखिए ऐसे, और इसके अपर लेयर पे देखो फ्लैट सेल्स है, देखिए ऐसे, एक ऐसा बना हुआ है। फिर देखो और इसका जो टॉप लेयर है वो भी क्यूबॉइडल लेयर, देखिए ऐसे, एपिकल लेयर देखिए ऐसे। एक और देखो, ये देखिए। अब देखो यहाँ पर बॉटम लेयर जो है वो या तो क्यूबॉइडल है या तो कॉलमनर है। बॉटम सेल्स देखिए ऐसे पे, देखो, तो यहाँ जो आप देख रहे हो ये एपिकल सेल्स है, ये एपिकल लेयर है और ये बेसल लेयर है। बॉटम वाला वो उसको बेसल लेयर कहता है। तो हमें बेसल लेयर से मतलब नहीं है, एपिकल लेयर देखना है आपको कि एपिकल लेयर किस तरह का है। देखिए, एपिकल लेयर, अगर टॉप लेयर, अपर लेयर आपका फ्लैट सेल्स का बना हुआ, देखो स्क्वामस है वो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? इसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया कहते हैं। देखो, हमें बॉटम लेयर नहीं देखना, हमें टॉप लेयर देखना है, एपिकल लेयर देखना है। अगर वो फ्लैट है तो नाम क्या हो गया इसका? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया। अगर ये मान लो, अगर ये अपर लेयर क्यूबॉइडल शेप में आ रहा है ना, देखिए क्यूब लाइक है ये, इसका नाम क्या हो गया बताओ? इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया कहते हैं। देखो इसको, और अगर अपर लेयर कॉलमनर है तो नाम क्या हो गया इसका? इसे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया कह देते हैं। तो जो बॉटम लेयर है
Bottom layer can be cuboidal, can be columnar, but can never be squamous. Bottom layer कभी भी squamous नहीं होता. Bottom layer या तो cuboidal है या columnar होता है. लेकिन एपिकल लेयर कैसा होता है? एपिकल लेयर डिसाइड करेगा कि वो किस तरह का स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया है. वो स्क्वामस है, वो कुबॉइडल है या कॉलमनर है. तो एपिकल लेयर ही डिसाइड करता है कि वो किस तरह का एपिथेलिया होगा. समझ में आ गया? और देखो, ये याद रखिएगा कि इसमें ये जो आप देखिए, ये जो स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल और कॉलमनर होता है, इसको रेयर एपिथेलिया कहते हैं. रेयर टाइप होता है. बहुत कॉमन एग्जांपल नहीं है इसका, रेयर टाइप कहते हैं. ये मोस्ट कॉमन कंपाउंड एपिथेलिया कहते हैं. इसको मोस्ट कॉमन कंपाउंड एपिथेलिया कहते हैं इसको. जैसे अगर देखा जाए तो स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल के और कॉलमनर के एग्जांपल बड़े लिमिटेड हैं. जैसे देखो, डक्ट ऑफ एडल्ट स्वेट ग्लैंड वगैरह में स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल कहा जाता है. और डक्ट ऑफ इसोफेजियल ग्लैंड्स वगैरह में या फिर कंजक्टाइवा ऑफ द आई वगैरह में, कंजक्टाइवा ऑफ द आई वगैरह में मिलता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर. बट ये रेयर टाइप के होते हैं, बहुत कॉमन नहीं है ये. मोस्ट ऑफ द कंपाउंड एपिथेलिया इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस. ठीक है बच्चों? अब देखो, अब जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है ये मोस्ट कॉमन है. और ये दो तरह का होता है. देखिए, ये दो तरह का होता है स्क्वामस वाला. एक होता है क्रेटिनाइज्ड कहता है, क्रेटिनाइज्ड कहते हैं. और एक नॉन क्रेटिनाइज्ड होता है. मतलब ये है कि जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होता है इसके दो टाइप होते हैं, क्रेटिनाइज्ड एंड नॉन क्रेटिनाइज्ड कहते हैं. केरेटीन एक प्रोटीन है, आपको पता है कि केरेटीन एक टफ फाइब्रस प्रोटीन होता है जो आपको फिजिकल इंजरी से बचाने का काम करता है. मैकेनिकल इंजरी हो या हीट का कोई डैमेज हो सकता है उससे आपका बॉडी पार्ट, या कोई माइक्रोबियल इंफेक्शन हो, सबको रोकता है. तो विद केरेटीन विदाउट केरेटीन कहता है. जैसे मान लो इसमें क्या लिखते हैं, एपिकल सेल्स या एपिकल सेल्स विद केरेटीन कहा जाता है. विद केरेटीन होता है, उसको केरेटिनाइज कहते हैं. अगर केरेटीन यहां आ गया और इसमें कहते हैं केरेटीन नहीं होता, एपिकल सेल्स विदाउट केरेटीन होता है, विदाउट केरेटीन कहता है. केवल अपर, जो अपर लेयर ऑफ सेल्स होता है वहां केरेटीन मिलता है. तो एपिकल लेयर में अगर केरेटीन है तो केरेटिनाइज्ड है, नहीं है तो नॉन केरेटिनाइज्ड है. सिंपल है. समझ में आ रहा ना? और याद रखिएगा कि जहां केरेटीन आ जाएगा वो एक तरह का वो ड्राई सरफेस हो जाता है ना. और वो धीरे धीरे डेड लेयर्स बन जाते हैं. एपिकल लेयर का आप कहते हैं ना, जो स्किन का लेयर हटता रहता है, तो इसका एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है. अपर लेयर डेड हो जाता है और वो हट जाता है वहां से. तो कहते हैं एपिकल लेयर का कॉन्टिन्यूअस टूटना वो वहां पर होगा जो क्रेटिनाइज्ड वाला पार्ट होता है, क्योंकि ये डेड हो जाते हैं. एपिकल लेयर अगर केरेटीन आ जाएगा तो केरेटीन की वजह से एपिकल लेयर्स के सेल्स डेड हो जाते हैं.
और उसका जो गैप जंक्शंस वगैरह या जो जो सेल्स का आपस में अटैचमेंट है वो भी काफी वीक हो जाता है और आसानी से वो आपके अपर लेयर से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। फिर नीचे का जो बेसल लेयर होता है, नीचे वाले लेयर्स, वो फिर उसको रिप्लेस करता रहता है। तो वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है एक्चुअली। तो एपिकल लेयर बिकम्स डेड इफ यू टॉक अबाउट क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया। और ये याद रखिएगा कि ये जो एपिकल सेल्स होता है ये ड्राई सरफेस बनाता है, ये बनाता है ड्राई सरफेस, और ये जो नॉन वाला पार्ट है ये बनाता है मॉइस्ट सरफेस, मॉइस्ट सरफेस बनाता है। नेल्स में भी होता है, हेयर्स में भी होता है, हर जगह होता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका जहां केराटिन का पार्ट प्रेजेंट है वो आपका एक ड्राई सरफेस बनेगा, जहां केराटिन नहीं है वो मॉइस्ट एरिया होता है, मॉइस्ट सरफेस बनाता है। जैसे अगर आप एग्जांपल देखें तो देखो ये जो क्रिटिनाइज वाला पार्ट है, देखो विद केराटिन जिसे कहते हैं, ये मिलता है अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस ऑफ स्किन, जिसको आप स्ट्रेटम कॉर्नियम भी कहते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम स्किन का अपर लेयर। तो आप जानते हैं स्किन में दो पार्ट होता है, एपिडर्मिस डर्मिस कहते हैं, है ना। तो अपर लेयर ऑफ जो एपिडर्मिस है उसी को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, और ये हमेशा नया लेयर बनता रहता है यहाँ पर। समझ में आ गया बच्चों? तो अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस ऑफ स्किन ये स्ट्रेटम कॉर्नियम है, जो एक डेड लेयर की तरह होता है, बट ये आपको बचाता है किसी तरह की मैकेनिकल इंजरी से, थर्मल स्ट्रेस से। लिखा हुआ एनसीईआरटी में देखिए कि जो ये वाला लेयर होता है ये प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट, इंजरी एंड माइक्रोब्स। हीट है, इंजरी है, केमिकल भी होता है, एंड माइक्रोब्स कहते हैं। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल स्ट्रेस, जहां केराटिन होता है। जहां नॉन केराटिन होता है ये उस जगह पे मिलेगा जो सरफेस मॉइस्ट रहता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस वहां वियर टियर होता रहता है, टूट फूट होता रहता है। जैसे इसोफेगस का लाइनिंग है ना, फेरिंग्स का लाइनिंग होता है, वेजाइनल एपिथेलिया की बात करते हैं जब, वो मॉइस्ट एरिया होता है, लेकिन वो स्लाउजिंग ऑफ वहां भी वियर टियर काफी ज्यादा होता है, टूट फूट जहां ज्यादा हो। बकल कैविटी की इनर लाइनिंग देखिए, अगर मैं बात करूं अब, देखो अगर मैं बात करूं नॉन केराटिनाइज्ड का, जहां केराटिन नहीं है, ये देखो इनर लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी, या देखो लाइनिंग ऑफ इसोफेगस कहते हैं। फेरिंग्स में भी मिलता है ये। या फिर देखो जो वेजाइनल एपिथेलिया होता है, ये वो एरिया होते हैं जहां वियर एंड टियर होता रहता है एंड मॉइस्ट एरिया रहता है। समझ में आ गया बच्चों?
ये नॉन टिटेनाइज्ड होता है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब देखो इसमें एक थोड़ा सा मॉडिफाइड एपिथेलिया होता है, वो कंपाउंड का एक पार्ट है, वो उसको कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलिया। ये लिख लिया आप लोगों ने सबने? हाँ जी बच्चों, लिख लिया? मिटाऊं इसको अब देखो इसमें एक और आता है, इसको कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलिया। ट्रांजिशनल एपिथेलिया कहते हैं इसको, प्लास्टिक एपिथेलिया भी कहते हैं, इसको यूरोथेलियम भी कहते हैं, इसी को यूरोथेलियम भी कहा जाता है। ये कंपाउंड का ये थोड़ा मॉडिफाइड पार्ट है। देखिए इसमें क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये देखिए, ये मान लिया जाए ये मल्टीपल लेयर है, देखो सेल्स का ऐसे। अभी ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है, और नीचे यहां देखिए ऐसे ये इसका ये क्या है बताओ, एड्यूलर कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं इसको। अब अगर मान लो यहां पर वाटर का प्रेशर आ रहा है ऊपर से, वाटर और मींस वी कैन से यूरिन का ये प्रेशर ऊपर से आ रहा है ना, तो क्या होता है देखिए अब यहाँ पर बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि ये अब नीचे प्रेस होगा इस तरह से। देखिए देखो ये इस लेयर में कोई चेंज नहीं आता, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो जाता है जब वो कंप्रेस होता है। लेकिन जो टॉप लेयर था वो देखो प्रेशर की वजह से वो अब फ्लैट हो गया। देखिए ऐसे ये एक तरह का रिवर्सेबल चेंज है। देखो तो ये पहले कैसा था, ये पहला था कुबॉइडल, और प्रेशर के बाद ये हो गया क्या बताओ, ये हो गया स्क्वामस। तो थिकनेस चेंज कर गया। देखिए मतलब यूरिन के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से पहले वो थिक था, यूरिन एक्यूमुलेट करेगा तो आप देखिए यूरेथ्रा वगैरह में यूरिन जब उसमें एक्यूमुलेट करता है तो प्रेशर ज्यादा आएगा, है ना, तो वो पतला होता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक थिकनेस यहाँ वेरी कर रहा है। देखिए लाइनिंग उतना ही होता है, लाइनिंग जितना था उतना ही होता है, 3 ऊपर था, 3 अभी भी 3 ही है, बट अपर लेयर का पार्ट चेंज कर गया। देखिए और कंप्रेस होने के बाद, अरे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं इसको, थोड़ा किडनी इस्तेमाल कर लिया करो तुम लोग थोड़ा सा। और बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है जब वो कंप्रेस होता है। तो जहां पर थिकनेस चेंज करे एपिथेलिया का, उसी को कहते हैं प्लास्टिक एपिथेलिया कहते हैं इसको। और पता है आपको कि प्लास्टिक एपिथेलिया कहां मिलेगा बताओ? ये मिलता है यू 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 में, ये मिलता है यूरेथ्रा में, ये मिलता है यूरेटर में, और ये मिलता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो जिस एपिथेलिया का थिकनेस वेरी करे यूरिन के आने की वजह से, उसी को कहते हैं प्लास्टिक एपिथेलिया, इसी को ट्रांजिशनल कहते हैं। ट्रांजिशन मतलब चेंज होता है, चेंज इन थिकनेस। इसका मतलब क्या बताओ?
इसका मतलब होता है चेंज इन थिकनेस कहा जाता है। बेसल लेयर मैंने क्या किया, उसमें चेंज नहीं आता, बेसल लेयर वैसा ही रहता है, चेंज केवल अपर लेयर में आता है। हाँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन ये डिसअपियर हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर कंप्रेशन। स्टार्ट में रहता है, बाद में खत्म हो जाता है। चेंज केवल अपर लेयर में होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये मैंने बता दिया आपको एपिथेलिया का फर्स्ट पार्ट, जिसको कहते हैं कवरिंग एपिथेलिया। अब मैं बता रहा हूँ ग्लैंडर के बारे में। ये मिटाऊं इसको। अब देखो ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंडर एपिथेलिया आप जानते हैं, एक तो कहते हैं ये यूनिसेलुलर भी होता है और ये मल्टी सेलुलर भी होता है। मोस्टली मल्टी सेलुलर ही होता है। एक ही नाम है, देखो आप जानते हैं, जो गॉबलेट सेल होता है वो यूनिसेलुलर में आता है। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स कहते हैं इसको। एक सेल है जो ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है और मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है। और फिर आप इस मल्टी सेलुलर को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं एक्सोक्राइन में और एंडोक्राइन में। इवन गॉबलेट सेल भी एक्सोक्राइन का ही पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, गॉबलेट सेल भी क्या है बताओ, एक्सोक्राइन ही होता है। अब ये एंडो एक्सो क्या है, थोड़ा समझिए इसको पहले आप। देखो जैसे मान लो ये आपका एक कोई ग्लैंड है, ये मान लो ये एक ग्लैंडर स्ट्रक्चर है। और इसी ग्लैंड्स के इनर पार्ट से एक डक्ट देखो ऐसे बाहर आ रहा है। इसी को ये एपिथेलिया का डक्ट होता है एक्चुअली, इसी ग्लैंड का ये पार्ट भी होता है। और ये जो डक्ट है, देखिए ये डक्ट अपने सिक्रेशन को कैरी करता है, देखो कहां तक, टारगेट ऑर्गन तक। देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये वही इपिथेलियल डक्ट है। और सिक्रीशन जो आता है देखो यहां पर, ये सिक्रीशन जब ये आएगा, देखो सिक्रीशन पहले इकट्ठा हो गया और देखो ये इस डक्ट के साथ कैरी हुआ और कहां पहुंचा, टारगेट तक। देखिए तो ये डक्ट ग्लैंड होता है, इसीलिए एक्सोक्राइन को क्या बोलते हैं, इसको डक्ट ग्लैंड भी कहा जाता है। और यहां देखिए इसमें क्या होता है, एंडोक्राइन में क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये ग्लैंड है, इसका सिक्रीशन पहले बाहर डिफ्यूज करता है। ये आता है उस फ्लूइड में, देखो ये आता है पहले एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। देखो ये सिक्रीशन है, ये ग्लैंड का सिक्रीशन है। और उसके बाद देखिए अब यहां जो ये ब्लड वेसल होता है, देखिए देखो ये आपका ब्लड वेसल है। ये सिक्रीशन अब यहां से
इसमें डिफ्यूज करता है, देखो इसके अंदर, देखिए ये डिफ्यूज कर गया इसके अंदर, और फिर ये इस ब्लड वेसल से होता हुआ ये कहां पहुंचा बताओ, ये पहुंचा अपने टारगेट तक। देखो सिक्रीशन यहां पहुंच गया, तो इसमें कोई इपिथेलियल डक्ट तो होता नहीं है, यहां कोई इपिथेलिया का डक्ट नहीं होता। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सिक्रीशन उस स्पेस में आता है जहां पर ग्लैंड उसमें डूबा हुआ रहता है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, देखो उस फ्लूइड में पहले आता है। तो सिक्रीशन फर्स्ट ऑफ ऑल appears in extracellular space and after that diffuses inside the blood vessel। तो इसमें डक्ट तो नहीं है ना, और इसीलिए एंडोक्राइन को क्या बोलते हैं बताओ, एंडोक्राइन को क्या बोलते हैं, इसको डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनसीईआरटी में लिखा भी गया है कि एंडोक्राइन का ऐसा कोई ग्लैंड नहीं होता एंडोक्राइन का जो सिंगल सेल्स का होता है। एक ही पूरे बॉडी में एक ही सेल्स का नाम है गॉबलेट सेल, दैट्स ऑल, वो एक्सोक्राइन होता है। यूनिसेलर में एक ही एग्जांपल होता है। अरे ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो एक सेल्स का बना होगा एंडोक्राइन में? यूनिसेलर में एक ही नाम आता है गॉबलेट सेल, कहानी खत्म हो गई। और गॉबलेट सेल एक्सोक्राइन होता है। क्यों ज्यादा किडनी खराब कर रहे हो अपना? सिंपल सा देखो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को मत बनाओ, जो चीज बहुत सिंपल है उसको बहुत सिंपल तरीके से समझना है। अपने दिमाग के ऊपर ज्यादा बर्डन मत डालिए आप लोग। आपके लिए जो रिक्वायर्ड चीज है, जो आपको चाहिए, वो आपको अगले सेंटेंस में मिल जाएगा। डोंट थिंक, देखो बायोलॉजी में बहुत ज्यादा अपना किडनी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होता है, उसी पे ध्यान देना है। ज्यादा सोचोगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि 16 17 18 साल के पढ़ाने के बाद आपके आपके अंदर का जो क्वेश्चन अराइज होने वाला है ना, वो मैं पहले समझ लेता हूँ, और उसका आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा अगले लाइन में, अगर जरूरत होगा तो। इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड आई विल नॉट डिस्कस। मेरा मेरा अब कोशिश यही है कि आपको बहुत ज्यादा बर्डन ना दिया जाए बायोलॉजी के नोट्स में। ठीक है बच्चों, तो अपना किडनी बचा के रखिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। वहां पे जितना किडनी लगाना है लगा दो। यूज योर किडनी, 80% अपनी किडनी का इस्तेमाल करना है आपको, मतलब आपके ब्रेन का इस्तेमाल करना है फिजिक्स केमिस्ट्री में। 20% भी अगर बायोलॉजी में यूज कर दिया आपने ना, तो 350 नंबर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन, थिंकिंग, इमेजिनेशन, ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री में चलता है। बायोलॉजी में इतना ज्यादा इमेजिनेशन या थिंकिंग की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा फिजियोलॉजी वगैरह अच्छा है, बाकी ये सब तो पूरा रटना वाला पार्ट है, बस रटिए और काम पे चलिए। समझ में आ गया बच्चों? तो जो एनसीईआरटी में लिखा गया है वो साफ साफ मैंने बता दिया आपको कि गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर होता है, वो एक्सोक्राइन होता है। और आप जानते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन कई तरह के होता है। यहां से म्यूकस भी रिलीज होता है, यहां से एंजाइम भी आता है, यहां से स्वेट भी आता है, यहां से वैक्स भी आता है, कान वगैरह में जानते हैं आप। यहां से मिल्क भी होता है, सलाइवा भी होता है, टीयर भी होता है। देखो, तो ये सब सिक्रीशन किसका है बताओ? ये सब सिक्रीशन है एक्सोक्राइन का। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, एंजाइम, स्वेट, वैक्स, मिल्क, सलाइवा, टीयर एक्सेट्रा। जबकि जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन का एक ही नाम है, इसे हार्मोन कहा जाता है। Endocrine gland secretes hormones, whereas exocrine secretes many of the chemicals
like mucus, enzyme, sweat, wax, milk, saliva, as well as tear.